हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट न्यू बुक टॉपिक 2.9 इलास्टिक कोलिन इन टू डायमेंशन। आज के टॉपिक में देखेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन एग्जैक्टली होती क्या है। उसके बाद इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे और इक्वेशंस को डेवलप करेंगे। सो वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ पावर एंड आई एम योर मेंटोर जैनशबीर। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इलास्टिक कोलिन इन टू डायमेंशन। देखो, पिछले लेक्चर में लास्ट टाइम जो लेक्चर था बड़ी डिटेल से हमने लेक्चर में देखा इलास्टिक कोलिन इन वन डायमेंशन। वो क्या था इलास्टिक कोलिन वन डायमेंशन? कि अगर दो बॉडीज हैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एक बॉडी मेरे पास m1 एक बॉडी मेरे पास m2 स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद सम वेलोसिटीज, तो क्या होती है ये बॉडी इस बॉडी के साथ करती है कोलाइड। कोलाइड करने के बाद इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन अगेन ये स्ट्रेट ही लाइन में मूव कर रही थी। जिस स्ट्रेट लाइन में ये इनिशियली पहले मूव कर रही थी उसी स्ट्रेट लाइन में कोलिजन के बाद भी उसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। तो ये थी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। फिर हमने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस को डेवलप किया, फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन और बॉडी m1 और बॉडी m2 की फिर स्पेशल केसेस को डिस्कस किया। आज है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। देखो, टू डायमेंशनल मोशन या टू डायमेंशनल कोलिजन क्या होती है कि मान के चलो अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं, वो इनिशियली सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। कोलिजन के बाद अगर आफ्टर कोलिजन वो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग पड़े, तो उस सूरत में वो जो कोलिजन होगी उसे बोला जाएगा टू डायमेंशनल कोलिजन। फॉर एग्जांपल, मान के चलो ये मेरे पास है दो बॉडीज, एक है m1 और एक है m2। यहां पे मैं बताता हूं, कुछ ऐसा आता है कि ये मेरे पास है एक बॉडी m1 और ये मेरे पास है बॉडी m2। ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में, अभी एक ही स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रहे हैं, सेम एक्सिस के अलोंग और सेम स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रहे हैं। कोलिजन के बाद अगर आफ्टर कोलिजन ये बॉडी m2 इस तरफ मूव करने लग पड़ती है और ये जो बॉडी m1 है ये इस तरफ मूव करने लग पड़ती है, तो अब देखो ये टू डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस में मूव करने लग पड़ी, तो इस सूरत में ये जो कोलिजन होगी इसे बोला जाएगा टू डायमेंशनल कोलिजन। मतलब इनिशियली तो ये सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, लेकिन आफ्टर कोलिजन ये डिफरेंट स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग पड़े, तो इस सूरत में इस कोलिजन को बोला जाएगा टू डायमेंशनल कोलिजन। तो यही डेफिनेशन कुछ मैंने यहाँ पे लिखी है। व्हेन टू बॉडीज, अगर मान के चलो मेरे पास दो बॉडीज हैं ट्रेवलिंग अलोंग एन एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग से वो मूव कर रहे हैं। अब मान के चलो ये मेरे पास है दो बॉडीज m1 और m2, ये दोनों एक ही एक्सिस के अलोंग, ये दोनों ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं और ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग से वो इनिशियली मान के चलो कि ये दोनों सेम एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। डू नॉट एंड अप ट्रेवलिंग अलोंग द सेम इनिशियल एक्सिस आफ्टर कोलिजन। लेकिन होता क्या है कि कोलिजन के बाद ये सेम एक्सिस के अलोंग नहीं मूव करे, कोलिजन के बाद ये वाली बॉडी इस तरह मूव करने लग पड़ती है और ये वाली बॉडी इस तरह मूव करने लग पड़ती है। तो इस सूरत में इस कोलिजन को बोला जाएगा टू डायमेंशनल कोलिजन। द कोलिजन इन विच टू बॉडीज ट्रेवलिंग अलोंग द सेम एक्सिस डू नॉट एंडेड अप ट्रेवलिंग अलोंग द same axis after collision, then it is a case of two dimensional collision। तो यही है, ठीक है। ये डेफिनेशन तुम लोगों ने देख ली कि इनिशियली सेम एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही थी, लेकिन कोलिजन के बाद उस एक्सिस के लॉन्ग नहीं मूव करे बल्कि डिफरेंट लाइंस में डिफरेंट एक्सिस की तरफ मूव करने लग पड़ी है। तो उस सूरत में ये जो कोलिजन है उसे बोला जाएगा टू डायमेंशनल कोलिजन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेनेशन ऐसी है वही कि मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है m1 एक बॉडी है m2। ये जो m2 बॉडी है ना ये इनिशियली अभी रेस्ट पर है, ये इनिशियली मैंने रखी हुई है, रेस्ट पर है। इसकी जो बॉडी है इस बॉडी की सेकंड बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है मान के चलो 0। फिर एक दूसरी बॉडी आती है m1 किसी खास इनिशियल वेलोसिटी va के साथ और आती है इस बॉडी के साथ, करती है स्ट्राइक करने के बाद हिट करने के बाद ये बॉडी इस तरह मूव करने लग पड़ती है। जो पहले वाली बॉडी हिट करने के बाद इसे हिट करेगी, हिट करने के बाद ये इस तरह मूव करने लग पड़ती है और ये जो पहले वाली जो दूसरी वाली बॉडी है ये इस तरह मूव करने लग पड़ती है। तो ये मेरे पास केस होगा टू डायमेंशनल कोलिजन का और यही इसकी इनिशियल एक्सप्लेनेशन है। वो देखो, कंसीडर टू बॉडीज, मान के चलो दो बॉडीज है हैविंग मैसेज m1 एंड m2 कोलाइड इलास्टिकली एट अ ग्लांसिंग एंगल। दो बॉडीज है m1 और m2, ये ग्लांसिंग एंगल पे एक दूसरे के साथ किया करती है इलास्टिकली कोलाइड। ग्लांसिंग एंगल का मतलब है कि हेड टू हेड कोलिजन ही होगी। यहाँ पे ये देखो ये थोड़ी सी नीचे है बॉडी है ना, बिल्कुल हेड टू हेड कोलिजन नहीं हो रही बल्कि किसी खास जोन से वो एंगल पे कोलिजन हो रही है। अगर मैं इसका एंगल यहाँ पे आके कोलिजन हो रही है तो ये किसी खास एंगल पे कोलिजन हो रही है। ग्लांसिंग एंगल को तुम लोग सिंपली कह सकते हो नॉट हेड ऑन हेड कोलिजन। मतलब ये दोनों बॉडीज हेड टू हेड कोलिजन ही करेंगी, ये हेड टू हेड कोलिजन होगी ना सेम स्ट्रेट लाइन के लोग, बल्कि ये किसी खास ग्लांसिंग एंगल पे एक दूसरे के साथ क्या करेंगे इलास्टिकली कोलाइड करेंगे। ओके, द m1 बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ये जो m1 बॉडी है इसे मैं बोल रहा हूं प्रोजेक्टाइल। इन दोनों बॉडीज में फर्क करने के लिए, इन दोनों बॉडीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं इन दोनों बॉडीज को नाम दे देता हूं। m1 बॉडी का मैं बोल रहा हूं प्रोजेक्टाइल
और M2 बॉडी को मैं बोल रहा हूँ टारगेट। मतलब लग तो ऐसे ही रहना है कि M1 बॉडी आ रही है और M1 बॉडी M2 बॉडी को हिट कर रही है, तो M2 बॉडी मेरा टारगेट होगी और M1 बॉडी एक प्रोजेक्टाइल होगी। जिस बॉडी ने इंटरेक्ट करना होगा वो मेरे पास प्रोजेक्टाइल होगी और जिस बॉडी को हिट करना वो मेरे पास क्या होगा, टारगेट बॉडी, टारगेटेड बॉडी। द M1 बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड M2 बॉडी इज कॉल्ड टारगेट। ओके, और मान के चलो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी 1 की इनिशियल वेलोसिटी V1 या V1I, आई का मतलब इनिशियल होगी, 1 का मतलब पहली बॉडी, और जो सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो V2I है और V2I मेरे पास अभी क्या है, 0 है, मतलब वो रुकी हुई है। यही बात, लेट देयर वेलोसिटीज बी V1I, आई का मतलब इनिशियल, पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, एंड V2I सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली, साइड दैट। और इस तरीके से कि जो मेरे पास सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी इनिशियली अभी रेस्ट पर है, तो सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये बॉडी इसके साथ कोलाइड करती है, कोलिजन के बाद ये इस तरह मूव करने लग पड़ती है, ये इस तरह मूव करने लग पड़ती है। इसकी वेलोसिटी को, जो फर्स्ट बॉडी है इसकी वेलोसिटी को आफ्टर कोलिजन मैं कह देता हूँ, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी V1F लिख देता हूँ, और सेकंड बॉडी की कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी उसे मैं बोल रहा हूँ V2F। ओके, यानी ये मेरे पास क्या होगी, पहली और दूसरी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। तो ये मैंने लिखा लेट आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद क्या आता है, ये बॉडी M1 किसी खास, ये M1 बॉडी थी, M2 बॉडी थी, ये किसी खास एंगल पे जो से एक्स एक्सिस से किसी खास एंगल से मूव करने लग पड़ती है, तो वो इनिशियली कितने एंगल पे एक्स एक्सिस से मूव कर रही है, θ1। तो यही एंगल फॉर्म बाय M1, M1 कितना एंगल फॉर्म कर रही है एक्स एक्सिस से, वो है θ1, और M2 कितना एंगल फॉर्म कर रही है एक्स एक्सिस से, वो है एंगल फॉर्म बाय M2 इज θ2, θ1 और θ2 एंगल फॉर्म बाय द बॉडी M1 और एंगल फॉर्म बाय द बॉडी M2, ये उनके एंगल्स हैं। और M1 की वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ M1 इज V1F और फाइनल वेलोसिटी ऑफ M2 इज V2F, फाइनल वेलोसिटी ऑफ M2 इज V2F। अच्छा देखो, अब ये जो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, ना तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ना ये बिल्कुल वर्टिकल है, बल्कि ये इन दोनों के इन बिटवीन है। ये वेलोसिटी ना तो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है ना ही ये क्या है, वर्टिकल। तो इस सूरत में क्या होगा, मैं इस वेलोसिटीज को इसके कंपोनेंट्स में क्या कर दूंगा, रिजोल्व। वेलोसिटी मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया जा सकता है। उस केस में क्या, अगर ये ना तो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो ना एग्जैक्टली वर्टिकल, अब ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो इसे मैं क्या करूंगा, इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दूंगा। किस तरीके से, एक इसका कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग और एक इसका कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस के अलोंग। सेम एसिस इस M1 को भी मैं इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दूंगा। एक इसका कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग और एक इसका कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस के अलोंग, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब अगर ये एंगल θ2 है तो ये भी एंगल θ2 होगा, और अगर ये एंगल θ1 है तो ये भी एंगल θ1 होगा। वो कैसे, देखो अगर ये मेरे पास दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक सेम स्ट्रेट लाइन कट करती है, सेम स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, तो जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है उतना ही एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब देखो एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक सेम स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। अगर सेम स्ट्रेट लाइन कट करिए तो जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा उतना ही एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, जितना एंगल यहाँ पे उतना एंगल यहाँ पे। इस केस में भी यही है, एक ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। दो हॉरिजॉन्टल लाइंस को या दो पैरेलल लाइंस को एक सेम स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। एक सेम स्ट्रेट लाइन कट करिए दो पैरेलल लाइंस को, तो उस सूरत में जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा उतना ही एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, सेम सिनेरियो में, है ना। इस तरीके से है ना, ये और ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये एंगल θ2, तो ये एंगल भी θ2 ही होगा। इसमें भी यही था, ये और ये एक सेम स्ट्रेट लाइन, तो जितना एंगल ये θ1 उतना ही एंगल ये θ1, तो यहाँ पे। अच्छा, अब ये मेरे पास दो इसके कंपोनेंट्स आ गए। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो होता है उसका कोस कंपोनेंट। अब ये जो वेलोसिटी है ये एंगल फॉर्म कर रही है इस कंपोनेंट के साथ, तो ये कंपोनेंट इसका होगा V2F कोस ऑफ θ2। तो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो कोस कंपोनेंट होता है और जिसके साथ नहीं हो रहा वो साइन कंपोनेंट होगा, V2F साइन θ2। तो इसका एक ये दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट, और उनकी वैल्यूज मैग्नीट्यूड भी लिख ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है इस कंपोनेंट के साथ, तो ये इसका होगा कोस कंपोनेंट V1F कोस ऑफ θ1 और ये होगा V1F कोस, ये साइन कंपोनेंट होगा। इसके साथ एंगल नहीं फॉर्म हो रहा तो ये साइन कंपोनेंट, साइन ऑफ θ1, ठीक है।
ये इनिशियली जितनी डिटेल थी वो सारी लिख ली, एक्सप्लेनेशन और आफ्टर कोलिजन। अब उसके बाद क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी, इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सबसे पहले देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब वही बात देखिए, अब मोमेंटम भी मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मोमेंटम मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम डील कर रहे हैं टू डिमेंशनल कोलिजन को, तो इस सूरत में जैसे हमने वेलोसिटी को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, इसी तरीके से मोमेंटम को भी उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। मतलब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अब मोमेंटम को, अगर टू डिमेंशनल कोलिजन है, टू डिमेंशनल मोशन है, तो इस सूरत में मोमेंटम को भी इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो इसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड रेस करना पड़ेगा और इसे तुम लोग नोट डाउन कर लो। तो नाउ अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी मैंने बोला चूंकि मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी है और हम टू डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो उस सूरत में मोमेंटम को हम उसके कंपोनेंट्स में क्या कर देंगे, रिजोल्व कर देंगे। सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वी आर डीलिंग विद टू डायमेंशनल कोलिजन, सो रिजोल्व द मोमेंटम इनटू इट्स कंपोनेंट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कंजर्वेशन कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने का मतलब होगा कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड आउट करेंगे और फिर कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। तो टू डायमेंशनल मोशन में वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया जाता है। तो वही सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में तुम लोगों को इनिशियल डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। तो तुम लोग, मैंने यहाँ पे लिखा कि जो डायरेक्शन इस तरफ की होगी, इस तरफ डायरेक्शन, उसे मैं पॉजिटिव लूंगा। तो ये मेरे पास केस है, ये मेरे पास दो बॉडीज है M1 और M2। आफ्टर कोलिजन की बॉडीज की वेलोसिटी हो जाती है V2F, इनिशियल वेलोसिटी है V1I और V2I। कोलिजन के बाद इसकी हो जाती है V2F और इसकी वेलोसिटी हो जाती है V1F। फिर इन वेलोसिटीज को इसके कंपोनेंट्स में हमने रिजोल्व कर लिया है कि इसका कोस कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट, एक कोस कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट। मतलब एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या था। अब ये मेरे पास मैच वन है। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम का मतलब है वो मोमेंटम जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, उससे मैं बस देखूंगा, उससे बस मैं कंसीडर करूंगा। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, तो वो मैं मोमेंटम को कंसीडर करूंगा जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। इनिशियली ये जो बॉडी है ये परफेक्टली एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रही है, वर्टिकली इसकी मोशन है नहीं, मतलब वर्टिकली ये मूव ही नहीं कर रही। इनिशियली जो M1 है ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, तो इनिशियली इसका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम हॉरिजॉन्टली होगा। तो इसका जो मोमेंटम होगा, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जो इनिशियली कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम होगा M1 इंटू V1I। वेलोसिटी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है तो मैंने वेलोसिटी को एज इट इज लिख दिया। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास M1 और वेलोसिटी क्या V1I अलोंग दी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, सेकंड बॉडी की बात करता हूं। सेकंड बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, मास है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी जीरो है तो सेकंड बॉडी का मोमेंटम जीरो होगा। ओके, कोलिजन से पहले जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है सेकंड बॉडी का वो तो होगा जीरो। अच्छा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, और टोटल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज इस तरह मूव करने लग पड़ी, इन दोनों बॉडीज का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या होगा। अच्छा, ये जो पहले वाली बॉडी है M1, इसका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन कौन सी वेलोसिटी, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी लूंगा V1F cos θ1, तो ये मैं वेलोसिटी लूंगा, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट। मतलब मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं ना, तो वेलोसिटी वो लूंगा जो कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जो M1 है इसका मोमेंटम क्या होगा, मास M1 वेलोसिटी, लेकिन वो वाली वेलोसिटी जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, और एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी V1F cos θ1, V1F cos θ1। अच्छा देखो, इसे मैंने पॉजिटिव लिखा, इसे भी मैंने पॉजिटिव लिखा, क्योंकि अगर जो पहली बॉडी है ना कोलिजन से पहले वो इस तरह मूव कर रही थी और इस तरह मैंने मोशन को पॉजिटिव लिया हुआ है। ये भी जो बॉडी है आफ्टर कोलिजन, उसका जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है वो भी इसी तरफ है और इस तरफ की मोशन को तो मैंने पॉजिटिव लिए, इसी वजह से मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब कोई नेगेटिव का सिंबल कोई ऐड अप नहीं किया। ओके, सेकंड बॉडी का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या होगा, ये सेकंड बॉडी है M2 मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी वो वाली जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी V2F cos θ2, और वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसी तरफ है, डायरेक्शन उसकी यही है, इसे भी मैं प्लस में लिखूंगा, मास इनटू वेलोसिटी V2F cos of θ2। वेलोसिटी वो लूंगा जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई।
इसे मैं रीअरेंज करता हूँ इस तरीके से कि जो m1 वाली टर्म्स है उसे मैं एक साइड पे कर लेता हूँ, m1 v1 i, ये इधर आके माइनस m1 v1 f cos ऑफ थीटा 1, और ये उधर ही रहेगी m2 v2 f cos ऑफ थीटा 2। तो ये मेरे पास कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैं इसका सेकंड कंपोनेंट फाइंड आउट करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस में फाइंड आउट करूंगा कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है अलोंग वाई एक्सिस। अब ये क्या कहते हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस क्या कहते हैं, टोटल वर्टिकल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो टोटल वर्टिकल मोमेंटम था वो बराबर होगा टोटल वर्टिकल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो टोटल वर्टिकल मोमेंटम होगा। और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है उसे मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया होगा, मतलब अगर कोई मोमेंटम की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी उसे मैं नेगेटिव लूंगा, और अगर ऊपर होगी तो उसे मैं पॉजिटिव लूंगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे केस आएगा टोटल वर्टिकल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इन दोनों बॉडीज का वर्टिकल मोमेंटम क्या है, ये तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, ये तो वर्टिकली मूव ही नहीं कर रही, तो मतलब इसका वर्टिकल मोमेंटम नहीं होगा। तो जो बॉडी 1 है उसका तो वर्टिकल मोमेंटम जीरो, वो मैंने जीरो लिख दिया। सेकंड बॉडी, उसकी तो वेलोसिटी ही जीरो है, वो तो रुकी हुई है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो मोमेंटम वर्टिकली वैसे नहीं होगा। पहली वाली बॉडी का मोमेंटम वर्टिकली इस वजह से नहीं है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, वर्टिकली वो मूव ही नहीं कर रही तो उसका मोमेंटम नहीं होगा। दूसरी वाली बॉडी वो रुकी हुई है, उसका ना हॉरिजॉन्टल मोमेंटम होगा ना वर्टिकल मोमेंटम होगा। अगर वेलोसिटी होती तो फिर देखते कि ये वर्टिकली मूव कर रही है कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो मोमेंटम इन दोनों का जीरो। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल वर्टिकल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इन दोनों का वर्टिकल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम अगेन मैस इनटू वेलोसिटी। अब मैं वर्टिकल मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो मैस इनटू वेलोसिटी वो वाली जो कि वर्टिकल के अलोंग है। अब यहाँ पे मैस इनटू वेलोसिटी, यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी लूंगा, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट के ये वाला कंपोनेंट लूंगा क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है, मैस इनटू दिस वेलोसिटी। तो मोमेंटम मतलब मैस, पहली बॉडी की बात कर रहा हूं, मैस इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी के वो वाली वेलोसिटी जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है, जो कि वर्टिकल है। ओके, v1 f साइन थीटा 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थीटा 2 ही आएगा और यहाँ पे थीटा 1 आएगा, वो थीटा 1 है ना, तो यहाँ पे ये साइन थीटा 1 आएगा। अच्छा देखो, अभी मैंने स्पेसिफाई किया कि अगर तो मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी उसे मैं पॉजिटिव लूंगा, लेकिन यहाँ पे ये जो मोमेंटम या वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे ये मैं फिर नेगेटिव में लूंगा, माइनस में लूंगा। ओके, अब दूसरा मोमेंटम देखते हैं। कोलिजन के बाद दूसरी बॉडी का वर्टिकल मोमेंटम क्या है, अगेन मैस इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे मैं वेलोसिटी वो लूंगा जो कि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v2 f sin थीटा 2। अब ये ऊपर की तरफ है तो इसे मैं पॉजिटिव ही कंसीडर करूंगा, मैस m2 sin, अब मैस इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वो वाली जो कि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है, सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी साइन ऑफ थीटा 2। तो अगेन इसे मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, ये m1 वाली टर्म इधर आगे प्लस हो जाएगी, तो ये मेरे पास होगा m1 v1 f sin थीटा 1 मेरे पास बराबर होगा m2 v2 f sin ऑफ थीटा। कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई कर लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी तुम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। अब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चूंकि मेरे पास इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है सिस्टम की, यानी कोलिजन से पहले जो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम के पास, कोलिजन के बाद भी सिस्टम के पास वही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है, टोटल। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास, एनर्जी इनफैक्ट मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो फिर स्केलर को बट उसकी जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसमें उसे रिजोल्व नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स को उसके कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व किया जाता है। वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है तो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स को उसके कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व किया जाता है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है तो मुझे जरूरत नहीं है इसे इसके कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व करने की, क्योंकि मुझे डायरेक्शन के साथ कंसर्न ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। यहाँ पे नहीं मैं लिख रहा कि हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी या वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनफैक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वो मेरे पास बराबर होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बाय द वे, वो होता है 1/2 mv स्क्वायर।
अब कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी क्या है? इस बॉडी की वेलोसिटी है v1 i और मास है m1, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1 v1 i इसका स्केयर, मास इंटू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्केयर। सेकंड बॉडी, इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? जीरो। मतलब वेलोसिटी जीरो तो सारी क्वांटिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। अच्छा, कोलिजन के बाद क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? कोलिजन के बाद अब मैं सिंपल टोटल वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी लूंगा v2f और v1f। साइन थीटा कोस थीटा के साथ मैं डील ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल जो सी वो एनर्जी की बात कर रहा हूँ। कोलिजन के बाद क्या होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी है जो m1 है, इसका मास m1 और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1f आफ्टर कोलिजन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1 और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1f, तो इसका स्केयर। और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2f सेकंड बॉडी की, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m2 v2f और उसका स्केयर। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। अगर मैं अगेन इसे भी रीअरेंज करूं, m1 वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लूं, m1 v1 i स्केयर, ये इधर आके माइनस m1 v1 f स्केयर इक्वल्स 1/2 into v2f स्केयर। तो यहां से ये मेरे पास तीन इक्वेशंस इनफैक्ट आ गई। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से दो इक्वेशंस अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, और यहां से कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से एक इक्वेशन। अब देखो इनिशियली जो इनिशियल टर्म्स है वो तुम लोगों को पता है, मास 1 पता है, मास 2 पता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी m1 और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी m2, ये दोनों वेलोसिटीज पता है। लेकिन अगर तुम लोगों को θ1 θ2 और v1f v2f जो कि अननोन है, अगर ये तुम लोगों को पता लग जाए तो तुम लोग यहां से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को अप्रूव कर सकते हो। तो यहां पे मैं लिखूंगा और यहां पे मैं टर्मिनेट भी करूंगा लेक्चर को। इफ जो अननोन टर्म्स है, अननोन टर्म्स कौन सी है? जो कि फाइनल टर्म्स है, v1f एंड v2f एंड θ1 and θ2 are known. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को p के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा कि टू डायमेंशनल मोशन क्या आती है, फिर उसके बाद हमने एक केस लिया कि जिसमें दो बॉडीज है, एक बॉडी मेरे पास जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पर, जो फर्स्ट बॉडी है वो किसी खास वेलोसिटी के साथ आती है और सेकंड बॉडी को हिट करती है। उसके बाद ये दोनों वेलोसिटीज एट सम सर्टेन एंगल पे मूव करने लग पड़ते, θ1 और θ2। फिर इस पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं, और एट देन मेरे पास ये तीन इक्वेशंस आती हैं। तो उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज, और इसके साथ ही साथ नोट डाउन भी कर लें।